नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एयर इंडिया के विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के हादसे को लेकर अब कई थ्योरी सामने आने लगी हैं। पर सवाल यह है कि आखिर अचानक प्लेन के इंजन ने काम करना कैसे बंद कर दिया। जो टीम इसकी जांच कर रही है वो अब इसे 2020 में लंदन के गैटविक में हुई एक घटना से जोड़कर देख रही है, जिसमें गैटविक एयरपोर्ट से उड़ान भरने के फौरन बाद एयरबेस A321 के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इस घटना में भी पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल दिया था और 11 मिनट बाद प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग गैटविक एयरपोर्ट पर करा दी थी। उस समय जांच में यह बात सामने आई थी कि उस प्लेन का फ्यूल कंटामिनेटेड था, उसमें पानी और जंग के अंश मिले थे। तो क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी यही हो सकता है? क्या इस प्लेन के फ्यूल में कोई मिलावट थी? हर एंगल से मामले की जांच हो रही है और मैं आपको दिखाती हूं उस बातचीत के अंश जब मैंने एयर इंडिया के पूर्व पायलट से यह समझने की कोशिश की थी कि प्लेन हादसे के ठीक पहले क्या हुआ होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 270 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से घायलों का इलाज चल रहा है। 242 लोग क्रू समेत इस प्लेन में सवार थे, जिनमें से 241 की जान चली गई और जिस हॉस्टल पर जाकर यह क्रैश हुआ वहां पे कई ट्रेनी डॉक्टर्स मौत के मुंह में समा गए। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम हाइट पर जाकर अचानक ये हादसा होता है, किसी को भी अंदाजा नहीं था। जो लोग इसका वीडियो शूट कर रहे थे, आसपास जो रिहायशी इलाके हैं जो उसका वीडियो बना रहे थे, वो भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्लेन इतना नीचे फ्लाई क्यों कर रहा है और अचानक जाकर तेज धमाका होता है, आग और धुएं का गुबार दिखता है और तब समझ में आता है कि कितना बड़ा हादसा वहां पर हो गया है। यह हादसा हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत से सवाल छूट गए हैं और हर कोई इस वक्त जो दर्दनाक तस्वीरें और कहानियां सुन रहा है वो अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन बहुत से सवाल उसको घेर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या हुआ होगा एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ? वो आखिरी के कुछ सेकंड, वो आखिरी के कुछ मिनट, आखिर कॉकपिट में किस तरह की सिचुएशन होगी? क्योंकि जो मेडे कॉल किया गया उसमें बताया गया कि उनको पावर या थर्स्ट नहीं मिल रहा है, प्लेन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, उसके बाद संपर्क टूट जाता है। तो इन बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, बहुत अनुभवी हैं। हमारे साथ कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी हैं, जो कि XDGC ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका हमारे शो पर। और आपको बता दें कि प्रशांत जी खुद एक कमर्शियल पायलट रह चुके हैं, 4000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइंग का अनुभव इनको है, ट्रेनर रह चुके हैं, मतलब जो फर्स्ट ऑफिसर होता है जिसको आम भाषा में को पायलट हम लोग कहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उस आखिरी 60 सेकंड में क्या हुआ होगा? आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हो गया? क्योंकि बोइंग को तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही रिसर्च और बहुत ही बड़ी तैयारी के बाद बनाया गया विमान माना जाता है। पूरे विश्व भर में बोइंग की अपनी एक कैपेबिलिटी है, एक धाक है। एक समय में इसको राष्ट्राध्यक्ष भी इस्तेमाल किया करते थे। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया? उन आखिरी 60 सेकंडों में क्या हुआ होगा? मैम, जैसा आपने बताया कि बोइंग 787 इसको ड्रीमलाइनर कहा जाता है जी। ये काफ़ी सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, स्पेशली जो लंबी सफ़र की जो फ़्लाइट्स होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स कहते हैं, उसमें ये अमूमन ये जहाज़ काफ़ी यूज़ होता है। एयर इंडिया के पास ये 2014 से है और मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार 30 से ज़्यादा जहाज़ एयर इंडिया के पास ये अभी करंट एग्जिस्टिंग फ्लीट में है। जी। जैसा आपने बताया कि इसमें अनुभव का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपने मेरा भी एक परिचय दिया कि इतने घंटे पायलट का जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। इस दुखद घटना में मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि द कॉकपिट एक्सपीरियंस इन दिस एयरक्राफ्ट वाज ऑलमोस्ट 9000 आवर्स। कैप्टन सब्रवाल और उनके फर्स्ट ऑफिसर को दोनों मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बावजूद ये घटना हो जाना, दैट मीन्स दैट ये कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब आपके सवाल पे अगर मैं आऊँ, आप कह रहे हैं कि आखिरी 60 सेकंड में क्या हुआ होगा। देखिए, मल्टीपल थ्योरीज हैं इस पूरे इस एपिसोड को सब्सटैंशिएट करने के लिए। देयर कैन बी अ टेक्निकल फॉल्ट, देयर कैन बी अ वाइल्ड लाइफ इशू, ऑल्सो वी विल नॉट रूल आउट अ पायलट एरर, जिसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का समूह भी हो सकता है जो कि इस पूरे दुखद घटना का, जिसको कहते हैं कि हम वजह रहा है। बिल्कुल। और
प्लेन के पायलट के जो आखिरी शब्द थे, मतलब जब उन्होंने मेडे कॉल किया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मेडे कॉल क्या होती है, ये कब की जाती है और ये कितनी कॉमन है। लेकिन रिकॉर्डर से जो शब्द सामने आए हैं वो पायलट के जो आखिरी शब्द थे वो मैं पढ़ देती हूँ। मेडे मेडे मेडे, नो पावर, नो थर्स्ट, गोइंग डाउन। तो आपने सुना ये मेडे कॉल जो पायलट ने की एटीसी को, और उसके बाद ये कहा गया कि जब वापस संपर्क की कोशिश की गई तो संपर्क टूट चुका था। हमारे साथ कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी हैं। आखिरी 2 मिनट में कॉकपिट में क्या हुआ होगा? देखिए मैम, मैं इस मेडे कॉल के बारे में थोड़ा आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। मेडे कॉल जो होती है वो पायलट तब देता है जब उसके पास एक अलर्ट फेज हो जाता है। अलर्ट फेज का मतलब ये है कि अब उसको एटीसी को फुल प्रायोरिटी देनी ज़रूरी है। अब चीज़ें पायलट के हाथ से निकलने वाली हैं। वो एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है टू द एयर ट्रैफिक कंट्रोल कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। इस पॉइंट पे जब हम कैप्टन सब्रवाल की, अगर हम आपने रिकॉर्डिंग जैसे बताया, उसमें उन्होंने नो थ्रस्ट बोला। देखिए हमारे दर्शक, नो पावर, नो थ्रस्ट, गोइंग डाउन, राइट। सो थ्रस्ट इज समथिंग विच ड्राइव्स द मशीन। अब इसमें जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है पूरा, जो एयरक्राफ्ट बना होता है उसमें 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट। तो थ्रस्ट जो होता है वो इंजन ड्राइव करता है, इंजन से थ्रस्ट बनती है। सो दैट मीन्स अगर पायलट ये कह रहा है नो थ्रस्ट, दैट मीन्स उसको वो आगे पुश करने वाली जो क्षमता होती है, जो थ्रस्ट जनरेट करती है, वो नहीं मिल पा रही है। अब वो ये भी कहता है नो लिफ्ट। लिफ्ट एक ऐसा फोर्स है एयरक्राफ्ट को जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है जी। सो लिफ्ट भी नहीं हो पा रही क्योंकि थ्रस्ट नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स या तो एयरक्राफ्ट का ड्रैग ज़्यादा है और एयरक्राफ्ट का वेट ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल द एटीसी कि जी मेरे को ना लिफ्ट मिल पा रही है और ना ही मैं थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा हूँ। ये उसका कहने का उसका अर्थ था इस पूरी एटीसी कन्वर्सेशन का। आफ्टर दैट इज देयर वाज नो कॉन्टैक्ट विद हिम पोस्ट दैट कॉल। तो ये नो थर्स्ट या इंजन फेल्योर की जो घटना है, इसके क्या क्या कारण होते हैं उस पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जब दोनों पायलट्स को ये पता चल चुका होगा कि अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, हाइट भी उतनी नहीं थी, तो क्या सिचुएशन वहाँ पर रही होगी, उनके लिए कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा। और एक पायलट की जब ट्रेनिंग होती है या जो उसका अनुभव होता है, तो ऐसी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए क्या क्या ऑप्शंस उनके पास होते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। वो जानते हैं कि 250 पैसेंजर्स की जान उनके कंधों पर है। देखिए मैं पहले इस सवाल, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने रेज किया है, मैं इसमें ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगा दैट देयर इज़ नो सॉरी इन एविएशन। एविएशन में इतने स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता है सॉरी बोलने का। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है उसके बाद इन पायलट को कुछ रियलाइज़ होता है। अब देखिए मैम, इसमें हमें थोड़ा सा टेक्निकल पे जाना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो पे भी देख पा रहे हैं, सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं कि जहाज़ का जो व्हील्स हैं, जिसको हम गियर कहते हैं, गियर वो नीचे ही है। रूल बुक ये कहता है, एसओपी ये कहता है कि जब आप टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ करने के 50 से 100 फीट के बाद आपको लैंडिंग गियर अप करना होता है। मतलब ये जो व्हील्स दिख रहे हैं इसको गियर कहा जाता है टेक्निकल शब्दों जी। में। और जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, आमतौर पर कितने फीट के बाद इसको क्लोजिंग का प्रोसीजर ऑन हो जाता है? 50 to 100 फीट के दरमियान आपको लैंडिंग गियर अप कर देना है। लैंडिंग गियर 50 to 100 फीट। 50 to 100 बट ये 600 फीट तक गया और उसका लैंडिंग गियर जो था वो ऑन जी, ही था। जी, मतलब बिल्कुल। उसके टायर्स दिख रहे थे, आप वीडियो में भी देखे। राइट, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ कॉकपिट में एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था। देयर माइट बी अ वार्निंग गिवन टू द पायलट, देयर माइट बी अ कॉशन गिवन टू द पायलट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उसको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिली है पायलट को, जो कि उन्होंने गियर को डिले करा है। ही माइट बी वेरी स्मार्ट, ही इज़ अ ट्रेनर, एंड उन्होंने ये डिसीजन विलफुली भी लिया होएगा कि उन्होंने लैंडिंग गियर छोड़ दिया उसको। ऑल्सो देयर कैन बी रीज़न दैट उनका, क्योंकि एकदम टेक ऑफ करते ही, देखिए जैसे आपने ये बात बताई कि बहुत टाइम क्रिटिकल ये डिसीजन था, उनके पास इतना समय नहीं था इस पूरे सिचुएशन का फैक्ट फाइंडिंग करने का, अपनी चेकलिस्ट निकालने का। मैं दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एक पायलट जो कि फ़्लाइट कंडक्ट करते हैं, उनके पास एक चेकलिस्ट होती है जी। 2 लोग कॉकपिट में इसलिए दिए गए हैं कि वो चेकलिस्ट चैलेंज और रिस्पॉन्स पे चलती है। उसके बिना आप जहाज़ को ना ही आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही आप जहाज़ को टैक्सी कर सकते हैं। सिमिलरली टेक ऑफ के बाद भी आप एक चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा।
एक नॉर्मल प्रोसीजर चेकलिस्ट होती है, एक अबनॉर्मल चेकलिस्ट होती है। जैसे अगर जहाज़ में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो यू आर सपोज टू रेफर टू दी अबनॉर्मल चेकलिस्ट, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके जहाज़ में इंजन में कोई इशू है तो आप उस भाग में जाते हैं, आपकी हाइड्रोलिक्स में इशू है तो आप उस चेकलिस्ट का उस पन्ने पे जाते हैं। तो ऐसे करते करते जहाज़ में केवल 20 से 22 सिस्टम्स होते हैं अलग अलग। पायलट के पास इस घड़ी में टाइम नहीं मिला होगा कि वो उन चीज़ों को रेफ़र कर ले। इस पे भी सेफगार्ड की जाती है, जिसको हम पायलट ट्रेनिंग्स कहते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी आइटम्स। कुछ आइटम्स पायलट को बाय मेमोरी आनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन वो हैंडल करता है तो उसको किस तरह से कौन से डिसीजंस लेने हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब CVR और DFDR का संक्षेप में हम इसको निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि भाई उन्होंने करेक्टिव एक्शंस लिए कि नहीं लिए, ये टेक्निकल फॉल्ट था या किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। जी, एक और ख़ास बात कि जो वीडियो हमें दिख रहा है प्लेन का, ये एक रेफरल पिक्चर है, मैं आपको बता दूं। जो असल वीडियो आप देख रहे हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका जो गियर था वो ऑन ही था, मतलब जो टायर्स थे वो दिख रहे थे। एक निश्चित हाइट पर जाकर इन टायर्स को अंदर कर दिया जाता है, और दूसरा फ्लैप अप था। जी, तो इसको लेकर भी मीडिया में चर्चा है, खासतौर पर अमेरिकन मीडिया में, जो इस हादसे को इस थ्योरी के साथ, हालांकि हमें उस थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ब्लैक बॉक्स आ चुका है, बहुत जल्दी असल सच्चाई और पूरी डिकोडिंग जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन जो इंटरनेशनली चर्चा है, क्योंकि बोइंग एक अमेरिकन कंपनी भी है और वहाँ पे वो लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये कोई मैनुअल एरर रहा होगा कि टायर क्यों नहीं, इसके मतलब गियर अप क्यों नहीं हुआ, और फ्लैप ऊपर की तरफ क्यों थे, कब फ्लैप ऊपर की तरफ होते हैं। जी, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले लैंडिंग गियर ऊपर जाएगा, फिर फ्लैप्स अप होंगे। अच्छा, तो इस केस में थोड़ा सा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो उल्टा हो गया। इसमें लैंडिंग गियर नीचे रह गया और फ्लैप्स हमें वो डेब्री बता रही है। अभी हम ये भी असर्टेन नहीं कर पाए हैं कि वो फ्लैप्स एक्चुअली में अप थे कि नहीं वीडियो थे। से भी क्लियर नहीं, जो वीडियोस देखे जी, तो वो विंग का सेक्शन दिखा है हमें डेब्री में, उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्लैप्स अप हो गए हैं। तो देयर दिस थ्योरी विच यू आर सेइंग इन द इंटरनेशनल मीडिया इज बिकॉज ऑफ द कॉमनैलिटी ऑफ वर्ड। वो फ्लैप्स अप और गियर अप, ये दोनों चीज़ें देखिए मिलती जुलती हैं। तो एक थ्योरी ये भी कह रही है कि पायलट ने गलती से फ्लैप्स अप कर दिए गियर अप करने के बजाय, विच आई थिंक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कंबाइंड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, दोनों ट्रेंड थे, पहली फ्लाइट नहीं थी ये उनकी, कई बार इससे पहले वो फ्लाइंग कर चुके थे। तो देयर कैन बी एन इशू कि वो स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हो गए कॉकपिट में कि उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम अदर फेलियर। कोई टेक्निकल इशू हो सकता है हाइड्रोलिक्स में, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में, कि वो फ्लैप्स अपने आप ऊपर चले गए। देखिए ये सारा कुछ कंप्यूटराइज होता है। एक जहाज़ में 500 से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, इसके बाद 1000 से ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, 4000 से ज़्यादा माइक्रो सेंसर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में। ये सारी चीज़ें पायलट को मैनेज करनी होती हैं, उस अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन आती है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो फ्लैप्स अपने आप भी ऊपर गए हों बिकॉज ऑफ सम फेलियर। और द अदर साइड ऑफ द थ्योरी इज़ दैट पायलट इनएडवर्टेंटली उसने फ्लैप्स ऊपर कर दिए गियर ऊपर करने के बजाय।